हेलो ऑल सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो हमने डिस्कवरी देख रखी है भैया, किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से एटम में अरेंज्ड है वो भी देख रखे हैं। जो तीन साइंटिस्ट आए थे हमारे ना, थॉमसन आए थे, रदरफोर्ड आए थे, नील बोहर आए थे, उन्होंने बताया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे एटम के अंदर अरेंज्ड है। चलो अब देखने वाले हैं कि नील बोहर का याद करो। नील बोहर ने क्या बोला था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ये बात नील बोहर ने कहा था कि चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट्स फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है? उन्होंने ये बात नहीं कहा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बात नील बोहर ने नहीं कही। वो यहाँ देखने वाले हैं कि ऐसा क्या रूल हम बताए भैया, ऐसा कुछ रूल बताओ सर जिससे हम पकड़ ले कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है। तो रूल देखो, सबसे पहला रूल क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। देखो शेल क्या होता है आपको पता है कि जैसे एटम का स्ट्रक्चर देख रखे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होगा हमारा, न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा 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 जो हमारा सर्कुलर पाथ होता है, इसको हम लोग या तो शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोल सकते हो या इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है, या तो शेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो या एनर्जी लेवल बोल दो। तो देखें कौन से में कितना है, इसका बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। बस ये पकड़ लो, 2n स्क्वायर पकड़ लो, सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है? n इज दी शेल नंबर, ये शेल का नंबर बता रहा है। जैसे मान लो, ये जैसे यहाँ पे हमारा ये मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरीके से ऑर्बिट्स होंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे ऑर्बिट्स होंगे सारे। ठीक है, अब देखो जो पहला ऑर्बिट होगा उसके लिए n की वैल्यू तो 1 होगी भैया, जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसके लिए n की वैल्यू 2 और तीसरे वाले के लिए क्या होगी? n की वैल्यू 3। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको हम लोग k ऑर्बिट भी बोलते हैं। बेसिकली अल्फाबेटिकली ये हम लोग डिफाइन कर रखे हैं ना। नील बोर ने कहा था जो फर्स्ट वाले ऑर्बिट है उसका नाम k शेल था, सेकंड वाली का l शेल नाम दे रखा था उन्होंने, थर्ड वाली ऑर्बिट का m शेल। तो k l m इस तरीके से क्या करो, अल्फाबेटिकली पीछे जाते रहो, तो इस तरीके से उसने नाम दे रखा था। अब देखो यहाँ पे अगर 2n स्क्वायर लगाए, 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा, वो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्या बोला मैंने? फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सेकंड वाले में चेक करो, अगर 2n स्क्वायर लगाओगे तो सेकंड वाले के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 जार हो जाएगा 8। तो सेकंड वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। थर्ड वाले की बात करें, लगाओगे 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जार हो जाएगा 18। थर्ड वाले ऑर्बिट में हमारे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। देखो ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं यार, मैक्सिमम, इससे कम भी रह सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम भी हो सकता है, मतलब एक। सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैक्सिमम 8 से कम भी हो सकता है। और थर्ड वाले में बात करें 18, तो इससे कम भी जा सकता है। ठीक है, अब अगर फोर्थ वाले ऑर्बिट की बात करें तो 2n स्क्वायर लगाओगे तो फोर्थ में कितना हो जाएगा? 2 इंटू फोर्थ के लिए हो जाएगा n की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 2 जार कितना होता है? 32। समझ में आ रहा है? तो 2 8 18 32, इसके बाद करोगे तो आएगा तुम्हारा 64। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करते करते क्या है, आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ की ऑर्बिट नंबर कौन सा है, शेल नंबर कौन सा है, 2n स्क्वायर लगा के आप उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पता कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? ऐसे करके अब थोड़ा और रूल को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। क्या मतलब उसका है? देखो किसी भी एलिमेंट की बात करें, 118 एलिमेंट्स नोन है ना, 118 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे वो प्रॉपर सीक्वेंस में पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से क्या प्रॉपर अरेंज्ड है वो कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। लास्ट वाले ऑर्बिट में आप बात पकड़ो, 8 इलेक्ट्रॉन ही जाता है मैक्सिमम। लास्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे हमारा ये देखो, यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, फोर्थ वाली, लास्ट वाले मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो। ये आगे देखेंगे कैसे, मैं क्या बताना चल रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप 2n स्क्वायर समझ रहे हो ना, कि मतलब 2n स्क्वायर के हिसाब से सर बैठेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो समझ रहा हूँ 2n स्क्वायर ही लगेगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन, वो मतलब कोई भी एटम क्या चाहता है ना, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करना। आपको आगे दिखाएंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल में कोई भी एलिमेंट चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करना। समझ में आ रहा है बात? इसको देखेंगे थोड़ा आगे चल के। अब देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। जब तक अंदर वाले शेल को नहीं भरोगे भैया, तब तक दूसरे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आपको मैंने बताया था, इसे आपको दिखाया ना, ये फर्स्ट शेल है, ये हमारा जो है फर्स्ट शेल होगा, ये सेकंड शेल होगी। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 जाएंगे। मान लो अगर कोई एटम है, अगर कोई सा एक एटम, लेट से मैं लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम की बात करें तो इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे भरोगे? देखो फर्स्ट शेल में तो 2 चले जाएंगे, फर्स्ट शेल में 2 चले जाएंगे, और तीसरे वाले में जो है 1 चला जाएगा, यही तो होगा ना।
लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना भैया कि फर्स्ट वाले में एक रह गया और ये दूसरे वाले में ये दोनों चला गया, मतलब ऐसा हो गया फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। हमेशा फर्स्ट शेल कंप्लीटली भरेगा तभी जाके सेकंड वाले शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड जब कंप्लीटली भर जाएगा तभी जाके थर्ड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये रूल है, समझ में आ रहा है? ये 3 रूल आपने देखे। अब इसके बेसिस पे चलो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो एक एक करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। चलो सबसे पहले एक बात करते हैं। मैंने देखो एलिमेंट्स तो बहुत सारे 118 एलिमेंट नोन है, हर एक का बताना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ बता दे रहे हैं मैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे 11वें नंबर पे आता है। अगर आप बेसिकली पीरियोडिक टेबल को देखो तो उसमें सोडियम 11वें नंबर पे आता है, उसकी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप डालो तो आपको पता है कि आपके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस में भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है ये बात, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पे ऑर्बिट्स होंगे, ऐसे 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 ऑर्बिट्स होंगे, ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स होंगे। चलो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप जानते हो कि फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पहले दोनों को डाल दिए, चलो पहले शेल में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 जा सकता है, 8 को भर दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो भर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो चला जाएगा तीसरे वाले शेल में, देखो भर दिया आराम से। तो आपका रूल तो ये बोलता है ना कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 जाएगा, वो जब भर गया सेकंड शेल को भरो, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 भर सकते हो, 8 भर गया थर्ड वाले में जाओ, ये रूल होता है। सोडियम के लिए बात करें, कुछ और देख लेते हैं। लेट्स अगर बात करूं सल्फर के लिए, सल्फर की होती है 16 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो आप क्या करो ना, 1 से लेके 20 तक लर्न कर लेना। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे या सिंपली गूगल करना है ना एटॉमिक नंबर 1 टू 20, एटॉमिक नंबर डालोगे 1 टू 20, तो वो सारे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 16 अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स सल्फर की होती है, इसको बैठाओ तो अगर न्यूक्लियस होगा यहाँ पे इस तरीके से, क्या है, फर्स्ट शेल होगा हमारा, सेकंड शेल होगा, ये थर्ड शेल होगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पहले, कंप्लीटली फील्ड हो गया। अब सेकंड शेल में आ जाओ, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 2 10 हो गए, 16 है, 16 में से 10 निकल गए, 6 बचे। तीसरे शेल में आपको पता है कि मैक्सिमम 18 आ सकते हैं ना, बिल्कुल तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 आ सकता है, तो अभी तो 6 ही भरने को है फिलहाल, 10 तो भर रखिए ना, और तीसरे वाले में 6 चला जाएगा। ऑल तो मैक्सिमम 8 18 तक भी जा सकते थे। अगर 18 भी भर जाता कंप्लीटली, मान लो अगर 18 भी कंप्लीटली भर जाता, तब उसके बाद फोर्थ हम लोग जो फोर्थ वाले शेल को खोलते। अब फोर्थ वाले शेल में मैक्सिमम 32 आ सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है बात? इस तरीके से तो 6 को यहाँ पे ऐसा 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 3 4 5 6 डाल देंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। तो आप क्या देख रहे हो कि हमने अच्छा डिफाइन कर लिया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये भी देख लिया कि बिना पहले वाले शेल को भरे कंप्लीटली दूसरे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और सेकंड वाला शेल जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये हमारा ना बेरिलियम है, या बोरोन है, बोरोन इसको बोलते हैं, बोरोन, जिसमें कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूँ, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको। तो देखो हुआ क्या है कि पहले आपके फर्स्ट वाले शेल कंप्लीटली भर गया, उसके बाद सेकंड वाले शेल में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या, बोरोन का आपने यहाँ पे एटम दिख रहे हो, ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, काउंट करो, 2 तो आपके के वाले शेल में है, मतलब जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर दिया। सेकंड शेल में काउंट करो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस 2 10 हो गए। और थर्ड वाले शेल में चेक करो, 3 और इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, 13। अगर बात करें 13 इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में होता है, तो हमारा एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल होता है, उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आराम से आप शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको देखो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्स्ट शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 8 प्लस 2 2 10, 10 प्लस 1 11, ये आपका सोडियम है। सोडियम भी एक मेटल है जिसमें कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देख रहा है, देख लिया आपने किस तरीके से हम लोग जो है शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ में आ रहा है बात आपको? और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करने के साथ साथ वो ऐसा ऐसा स्पिन भी कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? रिवॉल्व करने के साथ साथ वो ऐसा 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 रोटेट भी कर रहा है या स्पिन भी कर रहा है। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे ऐसा रिवॉल्व भी कर रहा है, और ऐसे ऐसे करके क्या है वो आपका ऐसे ऐसे करके वो स्पिन भी कर रहा है। देखो रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है, तो ये बात रखना इलेक्ट्रॉन की। और जो स्पिन होती है, जैसे मान लो फर्स्ट वाले शेल की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑल दो अभी बताने का नहीं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है क्लॉकवाइज होता है, और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये कंफर्म है ठीक है, कि एक का स्पिन होगा क्लॉकवाइज, एक का एंटी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का होगा क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज, एक का क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी, समझ में आ रहा है? इस तरीके से स्पिन जो है होता है। ये ऑल दो देखने को नहीं है, अभी आगे चले देखने को है हायर क्लासेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये देखो कौन सा था, आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं। यहाँ पे आपके देखो कितने दिख रहे हैं, 2 प्लस 4 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन में होता है, बिल्कुल कार्बन हमारा अगर बात करें उसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया। तो आपके देखो 2 जो है फर्स्ट शेल में कंप्लीटली भर दिया, और उसके बाद हमारे दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, हमारा कार्बन एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं वैलेंसी क्या होता है। देखो वैलेंसी
किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है कि कितने अच्छे से वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, वो होती है उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है कंबाइन, जैसे मैं बात करूं, जैसे लेट से वैलेंसी को आप ऐसा भी समझो कि वैलेंसी क्या होता है। जैसे इधर देख लो, मैं यहाँ पे कुछ बात कर लूं आपसे, जैसे लेट से सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करें तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितना होता है? 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे सेंटर में न्यूक्लियस होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, और ऐसे 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 हमारा ऑर्बिट्स होगा। इसको हमने क्या है, शेल में भर रखा था। तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, सेकंड वाले में ऐसे ऐसे 3 4 5 6 7 8 चले गए थे, और एक जो हमारा यहाँ पे चला गया था। याद रखो एक बात को, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखना, क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, वैलेंसी तो बताओ। अब वैलेंसी क्या होता है? देखो, आप एक बात समझो, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है, ये इतने अच्छे से कंबाइन कर सकता है। कैसे निकालेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी भैया? यहाँ पे देखो, अगर आपको वैलेंसी जो है, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 दिख रहा है, क्या बोला मैंने? अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 दिख जाए, 1 2 या 3, तो समझ जाना कि वो इन तीनों को लूज करेगा। मतलब देखो होता क्या है ना, कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। क्या होता है ऑक्टेट रूल? कोई भी एटम ये चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो देखो इसके पास दो तरीके हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, तो एक तो ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिससे भी कंबाइन करेगा उसके एटम में से ले ले, जिससे भी कंबाइन कर रहा है उसके एटम में से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तभी तो 8 हो जाएगा ना। बोलो कैसे? देखो अगर ये इसको लूज कर देगा, मान लो बाहर निकाल देगा, तो ये शेल तो किसी काम का रहा नहीं फिर, क्योंकि ये शेल तो वैकेंट हो गया ना, खाली हो गया। तब देखो तो हमारा सेकंड शेल बचा। बेसिकली अगर ये निकल जाएगा बाहर, तो सेकंड शेल हमारा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, और उसमें चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन्स है अभी, बिल्कुल। तो आप ही बताओ कौन सा तरीका आसान है? एक निकालना आसान है या 7 लेना आसान है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल एक निकालना आसान है, आराम से निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि क्या एक निकालने में क्या उतना दिक्कत नहीं होगा एटम को। तो इसीलिए कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये होती है उसकी वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो था कि वैलेंस उसके लास्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब वैलेंसी मतलब कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, वो होता है उसकी वैलेंसी। तो अगर सोडियम की बात करें, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी +1। देखो इसमें प्लस का भी चार्ज आता है। बेसिकली हम सोडियम को ऐसे लिखते हैं, ये Na+ बन गया। अब देखो इनिशियली क्या था, सोडियम हमारा जो है ना न्यूट्रल था। देखो एटम हो सकता है या तो न्यूट्रल हो या चार्ज हो। ठीक है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर एटम न्यूट्रल कब होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो, तो एटम न्यूट्रल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज होती है नेगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो दोनों अगर बराबर होंगे, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, 10 प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अल्टीमेटली अगर ओवरऑल एटम की चार्ज की बात करें, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर एक एटम को आयन बनना है, एक आयन क्या होता है? बेसिकली चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम को ही आयन बोलते हैं। दो तरीके हैं एटम का चार्ज होने का, या तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, पूरा पूरा एटम की बात कर रहे हैं, एटम की जो सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एटम में जो सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा पूरा एटम की ही बात कर रहा हूं इकट्ठे। तो अगर एटम को चार्ज होना है, दो तरीके हैं, या तो एटम पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या नेगेटिवली चार्ज हो जाए। जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है ना, उनको हम लोग कटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज एटम होता है उसको अनायन बोलते हैं। आप समझो एटम पॉजिटिवली चार्ज कब हो सकता है? एक एटम पॉजिटिवली चार्ज तभी हो सकता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन हो। क्या बोला मैंने? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है किसी एटम में, तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटॉन का नंबर, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो कोई एक हमारा एक सोडियम की बात कर ले, तो आप क्या देख सोडियम में क्या देखते हो कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं, बिल्कुल। किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 11 प्रोटॉन भी होंगे, तो सोडियम हमारा अभी न्यूट्रल है। लेकिन इसको अगर ऑक्टेट अचीव करना है, मतलब जब ये दूसरे से कंबाइन करेगा, तो अपना ऑक्टेट अचीव करेगा, तो उस समय क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब क्या होगा? इसके पास अभी भी प्रोटॉन तो 11 ही है। प्रोटॉन तो कुछ नहीं हो रहा ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, उसको तो छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटॉन तो अभी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए, क्योंकि एक बाहर निकाल दिया। तो आप देखो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है भैया। भले एक ज्यादा हो, लेकिन है तो। इसका मतलब अगर एटम, तो अल्टीमेटली बात करें कि एटम का ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, मतलब एटम का चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिवली चार्ज एटम को ही कटायन बोलते हैं, ये देखो। तो बेसिकली Na अब क्या बन गया? Na+। ये प्लस क्यों लिखा? बेसिकली Na+ बोल दिया, Na+1 बोल दो। बेसिकली ये वैलेंसी है। जो चार्ज ऊपर लिख रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली वैलेंसी होता है। तो देखो इसने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पे +1 का चार्ज आ गया, उसने मैंने यहाँ पे Na+1 लिखा। अगर दो लूज करता तो Na, मान लो ऐसा तो होता नहीं है सोडियम के लिए, मान लो जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का होता है Mg+2। जैसे मैग्नीशियम की बात करें,
उसमें Mg+2 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का क्या होता है ना, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स का आप शेल में भरोगे तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सेकंड में 8 और तीसरे वाले में 2 जाएंगे। तो देखो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसके ऑक्टेट अचीव करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 6 + 2 8 हो जाएगा, या अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे दोनों का दोनों, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल अब तो ये नहीं रहेगा ना, अब तो ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसकी तो बात करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा। अब चेक करो इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप खुद सोचो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 6 लेना आसान है? जाहिर सी बात 2 लूज करना आसान है। उसीलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ताकि अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। और चूंकि इसने 2 लूज किया है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +2। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? +2। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से वैलेंसी निकालनी होती है। तो आप एक बात पकड़ो, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में जो है 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल एल्यूमिनियम की बात करें कि हमारे पास न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम है तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 प्रोटॉन भी है भैया। लेकिन अगर लेट से इसको ऑक्टेट अचीव करना है तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे, 8 बाहर होंगे और 3 है, मतलब 10 हो गए, 13 में से 3 बचे हैं, तो तीसरा जो हमारा यहाँ पे चला जाएगा। इसके पास 2 तरीके हैं ऑक्टेट अचीव करने के, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले बाहर से तो 5 + 3 8 हो जाएगा, या तीनों के तीनों लूज कर दे। तो कौन सा आसान है आप खुद बताओ? तीनों का तीनों लूज करना आसान है, तो उसने क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो आप खुद बताओ, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एल्यूमिनियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। 13 थे ना, 13 में से 3 तो लूज कर दिए, 10 बचे। अब प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन अभी 13 है, बिल्कुल। प्रोटॉन से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। एक न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, लेकिन जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे यहाँ पे 3 लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया भैया, लेकिन प्रोटॉन तो अभी 13 ही है। तो चूंकि प्रोटॉन नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नंबर से, तो एटम तो अल्टीमेटली चार्ज हो गया, एटम एक आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया? तो आयन 2 टाइप के होते हैं ना, कटायन आयन। तो ये कौन सा आयन बन गया? ये बन गया कटायन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एटम को कटायन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो एक बात पकड़ लो आप, सिंपल सा, क्या कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 दिखे, क्या बोले मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अगर लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वही उसकी वैलेंसी होती है, बिल्कुल। क्या बोला मैंने? बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई एक एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 है तो वही उसकी वैलेंसी भी होती है। मतलब चार्ज के साथ बताना वैलेंसी। जैसे यहाँ पे किसी का अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लूज करेगा तो उसका वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 2 लूज करेगा तो हो जाएगा +2, 3 लूज करेगा तो +3। अब आप सोचो कि सर अगर 4 हुआ तो क्या होगा? अगर जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तब तो 2 तरीके हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे सल्फर की बात करें उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, बिल्कुल, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में। तब देखो अगर इसको आप शेल में भरोगे, हमने तो भरना सीख लिया कैसे भरते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड में 8 8 + 2 10 हो गए, बचे 4 4 हमारे जो है थर्ड शेल में चले जाएंगे। देखो 1 2 3 4 डाल दिया। अब देखो इसको अगर ऑक्टेट अचीव करना है, तो 8 करने के लिए या तो ये 4 गेन कर सकता है या 4 लूज कर सकता है। अगर 4 गेन कर ले तब भी 8 हो जाएगा, या 4 अगर लूज कर दे, मतलब चारों चारों अगर निकाल देगा तब भी 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो दिक्कत में, कंफ्यूजन में कि क्या करूं मैं, 4 लूज करूं कि 4 ले लूं, दोनों तो बराबर सा ही दिख रहा है, तो वो दिक्कत में फंस गया। तो ना तो वो लूज करेगा ना गेन करेगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी। क्या होगी? शेयरिंग। अब लोग शेयरिंग क्या होता है सर? जैसे मान लो, जैसे आपके पास 4 अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स हैं, आपके पास 4 अलग अलग ब्रांड के मान लो चॉकलेट है, आपके किसी दोस्त के पास 4 अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट है, ठीक है। अगर लेट से आपको जो है उसके चॉकलेट को भी टेस्ट करना है, मतलब आप तो अपना तो टेस्ट कर ही लोगे खाओगे, तो आपके उसके वाले को भी टेस्ट करना है, लेकिन उससे पूरा नहीं लेना है। मतलब आपको अपना 4 है ही आपके पास, ऐसा नहीं कि भैया पूरा पूरा छीन लो उससे चारों, अतः आपको पूरा फ्लेवर मिल जाए ना। आप चाहते हो कि भैया वो भी मेरा वाला भी टेस्ट करे वो, और उसका वाला मैं भी टेस्ट करूं, मतलब हम दोनों जो है आठों टाइप के चॉकलेट का मजा ले, हम दोनों जो है आठों टाइप के चॉकलेट का मजा ले। तो क्या करेंगे, कंप्लीटली नहीं छीनेंगे, आधा आधा लेंगे। मतलब चारों टाइप के चॉकलेट में से हाफ हाफ मैं लूंगा और हाफ उसके पास रहेगा। उस तरीके से मेरे पास जो 4 टाइप के चॉकलेट है उसमें से हाफ हाफ वो लेगा और हाफ मेरे पास रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या है, दोनों ने चारों टाइप के चॉकलेट, जो आठों टाइप के चॉकलेट है, 8 अलग अलग ब्रांड के, सबका मजा ले लिया। लेकिन यहाँ पे ना तो मैंने उससे लिया, मतलब ना तो मैंने गेन किया इलेक्ट्रॉन, समझ लो ना, तो मैंने चॉकलेट लिया, मतलब ना ही मैंने गेन किया इलेक्ट्रॉन, ना ही मैंने चॉकलेट दिया, ना ही मतलब इलेक्ट्रॉन मैंने लूज किया। तो हमने क्या किया, शेयरिंग किया दोनों ने। तो आप बात समझो, अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखे, जैसे सल्फर की बात करें 4 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, तो इसको अगर ऑक्टेट अचीव करना है तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। आप लोग सर शेयरिंग हो रही है, इसकी वैलेंसी 4 है, लेकिन हम तो वैलेंसी सर चार्ज के साथ बताते हैं, तो +4 बोले कि -4 बोले? यहाँ पे ना तो गेन हो रहा है, अगर मान लो गेन कर रहा होता तब तो हो जाता -4, अगर लूज कर रहा होता तो होता था +4, लेकिन तो शेयरिंग हो रही है तो बस बोल देना 4। सिंपल क्या बोल देना, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4। समझ में आ रहा है बात?
तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो तो उतना ही हो जाता है वैलेंसी, या अगर 4, 4 भी दिख रहा है तो उतना ही हो जाता है वैलेंसी, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, मतलब अगर 5, 6 या 7 हो, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 हो, तो अगर आपको उस केस में वैलेंसी निकालनी हो तो 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। क्या बोला मैंने? इस 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देना। नहीं समझ में आया बात? देखो इसको मान लो मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं क्लोरीन की, जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हमारा एक एटम है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो दोस्त आप क्या करो ना, 1 से 20 तक आप लर्न कर लो, 1 से 20 तक जितने भी हमारे एलिमेंट है सबको लर्न कर लो, आसान में आ जाएगा कि क्लोरीन आपके 17वें नंबर पे आता है, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल क्लोरीन की बात करें, न्यूट्रल क्लोरीन मतलब जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें प्रोटॉन ही होगा, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन इसको शेल में भरो तो हमारा एटम का न्यूक्लियस होगा पहले, उसके बाहर जो है फर्स्ट ऑर्बिट होगा, उसके बाहर सेकंड ऑर्बिट होगा, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट होगा। चलो भरते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 कंप्लीटली भर जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा, सेकंड शेल में 8 कंप्लीटली भरेगा, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्लस 2 10 हो गए, बचे 17, 17 में से 10 निकल गए, 7 बचे। अब चूंकि आपको पता है कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 आ सकता है, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 आ सकता है, 7 को तो भर ही सकते हैं आराम से, तो मैं क्या करता हूँ सातों के सातों 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे तीसरे वाले में डाल दिया। अब देखो अब क्या है, ये भी क्लोरीन जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन जब किसी के साथ भी जब कंबाइन करेगा, बेसिकली वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कौन कितना अच्छे से कंबाइन कर सकता है। तो क्लोरीन जब जिसके साथ भी कंबाइन करेगा, किसी भी मेटल के साथ, एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, तो चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट अचीव कर लूं। दो तरीके हैं 8 करने के लिए, मतलब अगर इसको वैलेंस, अब इसके इसके लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, या तो सातों के साथ तो लूज कर दे। आप खुद बताओ कौन सा आसान लग रहा है? जाहिर सी बात है, एक गेन करना आसान है ना, तो अगर ये एक गेन कर लेगा तो 700 पहले से ही है, और एक आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या देखा, यहाँ पे उसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, इसके पहले तक लूज कर रहा था, इसके पहले तक जो भी एटम देखे थे वो सब लूज कर रहा था, इसको गेन करना पड़ा है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, लेकिन कितना आ जाएगा -1। जब भी गेन करता है तो नेगेटिव से आ जाता है। इसका मतलब क्लोरीन का, अगर हमारा क्लोरीन तभी न्यूट्रल है, क्लोरीन तो न्यूट्रल था, लेकिन अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारा न्यूट्रल क्लोरीन जो है एक आयन बन चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे Cl माइनस, नॉर्मली Cl माइनस लिखते हैं, या Cl-1 भी बोल सकते हो, Cl-1, बेसिकली 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, Cl- समझ जाते हैं कि अच्छा -1 ही लिखा हुआ है, तो नॉर्मली आपको बुक में देखोगे तो Cl- ही लिखा हुआ रहता है, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। समझे यह बात? तो आप एक बात पकड़ो, अगर आपके लास्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे लास्ट शेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन था, तो जब भी आपके लास्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6 या 7, तो उसको 8 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 से माइनस कर देना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को। जैसे आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है 7, ये सातों को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही तो कहते हैं ना, तो 8 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7 को तो कितना आएगा 1 ही आएगा भैया। तो अल्टीमेटली 1 क्या हो गया, इसका वैलेंसी, चूंकि ये गेन कर रहा है तो आ जाएगा -1 चार्ज, इसमें चार्ज कितना आ जाएगा -1। बस ये बेसिकली चार्ज ही वैलेंसी होता है, जो आपको चार्ज दिखता है ना किसी एलिमेंट के ऊपर, वो उसका वैलेंसी ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो आपने आज देखा किस तरीके से वैलेंसी निकालनी होती है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। देखो कुछ और बातें करते हैं वैलेंसी के ऊपर। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो समझ लो वो एक मेटल है। ये कितना बड़ा बात कह दी क्लास ऑक्साइड है भैया, समझ में आ रहा है? जैसे आपने क्या देखा, सोडियम की बात करें, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कितना लूज कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। सोडियम की एटॉमिक नंबर, सोडियम की 11 इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर बात करें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर शेल में भरोगे तो 2,8,1, फर्स्ट वाले शेल में 2, सेकंड वाले में 8, तीसरे वाले में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1 आ जाएगी लूज करेगा तो आप देखो यहाँ पे चूंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक मेटल है। बिल्कुल, मैग्नीशियम की भी बात करें, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो वो क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्यूमिनियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर बात करें क्लोरीन की, जैसे क्लोरीन क्या कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो क्लोरीन है एक नॉन मेटल। तो आप बात समझो, जो भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भैया वो मेटल है। बिल्कुल, आपको मेटल नॉन मेटल पकड़ना सिखा दिया वैलेंसी दिख के, समझ में आ रहा है? अगर कोई वैलेंसी लूज कर रहा है तो वो मेटल है, और कोई वैलेंसी लेना चाह रहा है, और सॉरी कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो वो क्या है एक नॉन मेटल है। अगर बात करें लेट से, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम उसमें होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, अगर शेल में डालोगे तो 2,8,8,2 ऐसा ही तो होगा ना। आप शेल में डालो तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर बात करें कैल्शियम की तो उसकी लास्ट शेल में देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों के दोनों लूज करेगा, दोनों के दोनों क्या करेगा, वो लूज करेगा ना। तो लूज, चूंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जो भी लूज करता है वो क्या एक मेटल होता है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपने क्या किया, मेटल नॉन मेटल पकड़ना सीख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो कुछ और बातें करी गई है। तो एटम रिएक्ट्स टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल बाय, तो एटम जो है ऑक्टेट कब अचीव करता है, 3 तरीके, या तो वो शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन, या गेन कर ले, या लूज कर ले, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज 8,
इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मैं इसी की बात कर रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मतलब लास्ट शेल में कोई भी एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहे ताकि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। और आपको वैलेंसी निकालनी हो किसी एलिमेंट की, तो अगर आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 के बीच में हो, जैसे 1 2 3 4, 1 से 4 तक अगर हो तो वही होती है उसकी वैलेंसी, है ना। या अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, जैसे 5 6 7, अगर 5 6 7 दिखे, उसको क्या करो, 8 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 से सब्ट्रैक्ट कर देना, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपका नंबर, आपका उस एलिमेंट की वैलेंसी आ जाएगी। समझ में आ रहा है बात? इतना ही रखते हैं आज के लिए। हमने क्या किया, वैलेंसी को भी खत्म कर लिया। एटॉमिक नंबर बाद में देखने को है, अगला लेक्चर जब करेंगे उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो सब देखेंगे आराम से। यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। पसंद आया लेक्चर को तो आप लाइक करो, दबा के शेयर भी करो लेक्चर को, है ना। इसके साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।